नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लेट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल के वीडियो में हमने देखा था आरबीआई असिस्टेंट और पीएफआरडीए के लिए रिवीजन वीडियो पार्ट 1। उसी क्रम में यह पार्ट 2 है। आपको यह आने वाले एग्जाम में चाहे कोई सा भी हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, पीएफआरडीए हो या कोई सा भी बैंकिंग या किसी अन्य संस्था से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें ज़रूर हेल्प करेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेम द ओनली स्टेट इन यूटी ऑफ इंडिया with a border in its all four corners with a foreign country that is बांग्लादेश। इसका जवाब कृपया बताइए, कौन सा स्टेट है इंडिया का। बहुत ही आसान सवाल है। बेसिकली इस स्टेट के तीनों बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़े हैं। यह एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है और इसका कैपिटल है अगरतला। अब काफ़ी आसान बन जाता है आपके लिए। रमेश बियास वहाँ के गवर्नर हैं। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। भारत और बांग्लादेश के आप इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। बांग्लादेश काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर एक महीनों में, और ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ वर्षों में वो भारत के पर कैपिटा इनकम को बराबरी कर लेगा। कारण क्या है इसके पीछे? तो मुख्य कारणों में एक है वहाँ का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मोहम्मद यूनुस ने एक ग्रामीण बैंक खोला था। एक तो वो हो गया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है वहाँ का एनजीओ। वहाँ के एनजीओ को काफ़ी छूट मिली है कि वह पैसे प्रॉफिट कमाए और फिर वही एनजीओ उसी प्रॉफिट को वापस बांग्लादेश के तरक्की में लगाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में माइक्रो फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है। ज़्यादातर बैंक जो प्रॉफिट करती हैं वही टॉप पे जा रहे हैं। और अभी जो एक्ट आया FCRA एक्ट, उसके थ्रू भी एनजीओ पे नकेल कस दी गई है, जिसके कारण एनजीओ को प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब सारा पावर चला गया है होम मिनिस्ट्री के अंदर, अमित शाह जी के अंदर। वहीं पे एमनेस्टी इंटरनेशनल जो भारत में था उसको भी बैन कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका कि हेडक्वार्टर लंदन में है, यूके लंदन। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखना। FCRA 2010 का एक्ट था, 10 साल बाद उसमें संशोधन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, रेमिटांसेस टू इंडिया टू ड्रॉप बाई X% इन 2020 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो एक्स का वैल्यू इसमें क्या है? कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी बताएं। रेमिटांस क्या होता है, क्या आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तब तक आपको बता देता हूँ। बेसिकली रेमिटांस इज ए ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफन बाई ए फॉरेन वर्कर टू एन इंडिविजुअल इन देयर होम कंट्री। तो कोई भी, जैसे केरला का कोई इंसान अगर सऊदी अरबिया में रहता है और वो पैसे वापस अपने घर को भेजता है, तो वो एक तरह से रेमिटांस हुआ। ठीक, तो इसका आंसर है दोस्तों 9%। तो वर्ल्ड बैंक सेड रेमिटांसेस टू इंडिया वुड फॉल दिस ईयर बाय 9% टू $76 बिलियन। तो आप ये डेटा याद रखना, $76 बिलियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द ऑन गोइंग कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, इंडिया अभी भी टॉप 5 में है रेमिटांस वाले में। इंडिया फॉलोड बाई चाइना, मैक्सिको, द फिलीपींस एंड इजिप्ट कंटिन्यू टू बी द टॉप 5 कंट्रीज इन 2020 टू रिसीव फॉरेन रेमिटांसेस। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है और उसके प्रेसिडेंट जो हैं वह है डेविड मैलपास। वर्ल्ड बैंक ने एक योजना में भारत को $500 मिलियन का मदद दिया। $500 मिलियन मतलब कि 50 मीन्स 3500 करोड़ के आसपास ये हो गए। और स्टार्स स्कीम में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया था। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्स के बारे में यह पिक्चर है। 3700 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। 5718 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा जिसका नाम होगा परख। मीन्स परखना, आप जो जानते हो किसी को परखते हैं, उसी तरह से असेस करने को एक नाम दिया गया है परख। तो यह नाम आप याद रखना। 6 स्टेट कौन कौन है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर कवर होंगे? उसमें एक तो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। तो यहाँ के एजुकेशन आउटकम को सुधारने की कवायद की जाएगी। यह सारी योजना जो भारत का NEP अभी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अलाइंड है। अभी जो पहले था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके कि मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि MP है हरिद्वार के। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ MHRD का नाम बदलकर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल 77 में चेंजेस के कारण, मीन्स आर्टिकल 77 में यह प्रावधान है कि आप इस तरह नाम बदल सकते हैं। वहीं पे दूसरा इमेज जो है, यह है गोवा का सैंड ड्यून पार्क। इसको बनाने में मदद करेगा वर्ल्ड बैंक 3 करोड़ का, इसलिए यह पिक्चर डाला गया है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ खबरें वही वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। रेमिटांस 9% से गिरेगा। रिपोर्ट कौन सा रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। वहीं आप यह डेटा जरूर याद रख लें
कि इस बार 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत का जीडीपी। तो आप इसको ज़रूर याद रखें, थोड़ा आप टाइम ले लें और इसको दिमाग में छाप लें कि 9.6 इसका आंसर होगा। वहीं अगर आगे देखें तो इस साल 25% से डिक्लाइन हुआ था जीडीपी में सेकेंड क्वार्टर में साल के, टू बी प्रिसाइज 24.9% था, और सेकेंड क्वार्टर में हुआ था जो कि भारत के करंट फिस्कल ईयर का पहला क्वार्टर होता है। तो आप ये अंतर आशा आप समझते होंगे। ओके, वहीं पे डैम रिहेबिलिटेशन के लिए वर्ल्ड बैंक और AIIB ने मिलकर भारत को 10,211 करोड़ रुपए दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यह आ जाता है कि AIIB, जिसका फुल फॉर्म है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। बेसिकली डैम क्या होता है? तो एक डैम एक बैरियर के रूप में होता है। जब वाटर का अगर फ्लो आ रहा है तो बेसिकली डैम इज ए बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। और उसी क्रिएशन में रिजर्वोयर का क्रिएशन मीन्स निर्माण होता है। तो उसी को बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और बेसिकली से होता क्या है, इस पैसे इतने दे रहे हैं 10,200 करोड़, तो इवेंचुअली यह होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मीन्स पानी को रोक के बनाया गया तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और यह फिर काफ़ी काम में आता है, जैसे इरिगेशन में भी, ये सारी इरिगेशन से लेके एक्वाकल्चर काफ़ी जगह इस्तेमाल में आता है। तो बीजिंग इसका आंसर होगा दोस्तों। वहीं भारत के अगर टॉप डैम की बात करें तो बहुत सारे डैम हैं भारत में, लेकिन जो हाईएस्ट डैम है भारत का, सबसे ऊंचा डैम, हाईएस्ट डैम, वह कौन है? वह है टेहरी डैम। टेहरी डैम है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर। तो हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम। वहीं लॉन्गेस्ट डैम कौन है भारत का? सबसे लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड। और हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी नदी के ऊपर है? तो यह महानदी नदी के ऊपर है। तो आप यह दोनों याद रखना। ओल्डेस्ट डैम में तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर है कलानई डैम, बट उतना इंपॉर्टेंट यह नहीं होगा, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। और कुछ इंपॉर्टेंट डैम का अगर नाम बताएं आपको, तो एक तो नागार्जुना सागर डैम है। नागार्जुना सागर डैम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कृष्णा नदी के ऊपर है और यह तेलंगाना में है। और सरदार सरोवर डैम गुजरात, आसान ही होगा, आप आराम से लगा दोगे। एक डैम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में। और कोई इंपॉर्टेंट डैम, एक रिहांड डैम आप याद रखना। रिहांड डैम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे भी दुधवा नेशनल पार्क पूछा गया था, तो आप इसको भी याद रखना। और एक तुंगभद्रा डैम है तो कर्नाटका। आप बस सुनते रहना, आप कहीं नोट कर सके तो इन सब चीज़ों को नोट कर लेना और काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। एक भवानी सागर डैम भी है जो कि तमिलनाडु में है, और वो बेसिकली भवानी नदी के ऊपर भी है। तो यह चूँकि नदी का नाम ही भवानी है और डैम में भी भवानी है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भवानी सागर डैम किसके ऊपर है? तो आप क्वेश्चन में ही रहेगा आपका भवानी सागर है, तो जाहिर सी बात है वह भवानी नदी ही के ही ऊपर होगा। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय AIIB एंड वर्ल्ड बैंक will pump $1.5 billion in next 4 years to help India's health care system। तो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अगले 4 सालों के लिए AIIB और वर्ल्ड बैंक मिलकर $1.5 बिलियन पैसे देगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत जीडीपी का कितना % हेल्थ पे खर्च करता है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर IEPS PO में यह क्वेश्चन आया था। तो यह कृपया आपको पता है तो जल्दी से बता दें। वैसे आपको बता दें कि इंडिया का जो टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग है, OECD ने अपना एक रिपोर्ट हाल में दिया था, उसके हिसाब से आउट ऑफ पॉकेट एंड पब्लिक मीन्स अगर सारा पैसा मिला दे तो 3.6% जीडीपी का भारत खर्च करता है। लेकिन अगर केवल हेल्थ पे अगर देखा जाए भारत का खर्च केवल हेल्थ पे, तो जो एनुअल डेटा 2017-18 के आसपास का आया था उसके हिसाब से यह लगभग 1.28 या 1.29% के आसपास है। आप याद रखना कि 1.5% से भी यह कम है, 1.2% है भारत का एक्सपेंडिचर हेल्थ पे। तो 1.2 डेटा आप जरूर याद रखना। लास्ट ईयर IEPS PO का क्वेश्चन है ये। और वर्ल्ड बैंक ने यह भी बोला है कि पैंडेमिक के कारण भारत के 15 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। अब आते हैं NPCI पे। तो NPCI जो है वह भारत के रिटेल पेमेंट का 60% कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रोल करता है। कैसे? तो UPI के थ्रू।
NFS के थ्रू, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS जिसको बोलते हैं, और IMPS के थ्रू। इंटरेस्टिंगली द NUE unlike NPCI can be a for profit entity with diversified share holding and no single promoter is allowed to hold more than X% investment at the time of the application with stipulation to reduce it to Y% within 5 years of operation। तो आपको X और Y का वैल्यू बताना है। तो एप्लीकेशन देने के वक्त सिंगल प्रमोटर कितना होल्ड कर सकता है और 5 साल के अंदर उसको घटाकर कितना करना है। तो काफ़ी आसान सवाल है। 40% और 25% इसका आंसर होगा। मतलब स्टार्टिंग में 40% इन्वेस्टमेंट आप होल्ड कर सकते हैं किसी NUE में, नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी, लेकिन इसको घटा के आपको 5 साल के अंदर 25% पे लाना है। मैंने कल आपको इसके बारे में NUE के बारे में विस्तार से बताया था, तो आप उस वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों NUE में भी जो बाहर से काफ़ी पैसे आएंगे, तो जितने भी FDI आते हैं बेसिकली वह फेमा के अंतर्गत आते हैं। ऑल FDI चार्जेस आर नोटिफाइड अंडर फेमा। फेमा का फुल फॉर्म आप देख लेना, पिछले वीडियो में बताया जा चुका था, एग्जाम में भी आया था। द टाटा ग्रुप है ज्वाइंट द लाइक्स, तो टाटा ग्रुप, रिलायंस और SBI यह तीनों कंपटीशन में है। टाटा एक सुपर ऐप बना रही है, बेसिकली उसके लिए ही इसको एक पेमेंट गेटवे चाहिए। टाटा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहले से ऑपरेट करता है जिसका नाम है टाटा क्लिक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और फरवरी 2021 तक दिया गया है डेडलाइन एप्लीकेंट्स के लिए। इंडिया इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई -% सेज IMF। तो कितना से कॉन्ट्रैक्ट करेगा भारत का GDP? IMF का डेटा क्या है, जल्दी से इसको बताएं। दोस्तों IMF के जो MD है वह है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आप इसका आंसर बताएं, मैं आपको कुछ और बातें बताते रहता हूँ बीच बीच में। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इसके MD हैं, और जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वह भारतीय ओरिजिन है, गीता गोपीनाथ, वह चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है, और पेरेंट नेशन इसके यूनाइटेड नेशन है, आपको पता ही होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है 10.3%। तो इसने बोला है कि 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑप्शन बी, और अगले साल 8.8% से ग्रो करेगा। वहीं वर्ल्ड का -4.4% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 5.2% से इंक्रीज करेगा। हुज एजेंडा इज एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। तो किसका यह एजेंडा है? क्लीन बैंकिंग क्या है? बेसिकली क्लीन में क्लीन एक एक्रोनिम है, क्लीन क्रेडिट, लेवरेजिंग डेटा, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर्स, NPA रिकवरी। उसी तरह स्मार्ट बैंकिंग भी एक तरह से एक्रोनिम है। तो यह किसका एजेंडा है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी आसान सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, SBI क्लर्क में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईज। ईज क्या है? तो ईज का फुल फॉर्म है इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो एक तरह से बैंकिंग में रिफॉर्म हो रहा है, तो उसी के लिए एक ईज इंडेक्स बनाया गया है, उसी के अंतर्गत ये सारी बातें निकल कर आ रही है। फरवरी 2020 में ईज 3.0 आ गया था। दोस्तों ईज 3.0 तक आ चुका है। तो एक बार आपको बता देता हूँ कि आखिर है क्या ईज 1.0, ईज 2.0, ईज 3.0, ताकि आपको आसानी हो जाए। ईज 1.0 क्या है? तो बेसिकली द ईज 1.0 रिपोर्ट जो है वह इम्प्रूवमेंट बताता है PSB के परफॉर्मेंस में, कि PSB का परफॉर्मेंस में आखिर जो NPA है वह कितना ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। बेसिकली NPA आप याद रखना कि इसमें NPA के बारे में यह डील होता है, कौन सा बैंक कितना ट्रांसपेरेंट है, जो कि बताता है कि मेरे NPA कितने हैं। उसी तरह जो ईज 2.0 था, इट बिल्ड्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ 1.0। 1.0 में जो NPA वाली बातें थी उसको तो रखा ही गया, प्लस कुछ नई बातें इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें एक 6 थीम थे, 6 थीम को इंट्रोड्यूस किया गया। वो 6 थीम क्या थे? वो 6 थीम ये थे: रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, गवर्नेंस एंड HR, PSBs एज उद्यम मित्रा, ओके, क्रेडिट ऑफ टेक, डीपनिंग FI एंड डिजिटाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये पूछे गए थे कि इस 2.0 में कितने थीम हैं। SBI क्लर्क में सवाल था, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये जो PSB एज उद्यम मित्रा फॉर MSME बना है, इसके लिए SIDBI का पोर्टल है। तो देयर इज SIDBI पोर्टल फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट ऑफ MSMEs। तो MSME को SIDBI ही डील करता है। यह भी एग्जाम में इस पर SBI क्लर्क क्या आया था कि MSME का पेरेंट कौन है? SIDBI है। SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ है। मुस्तफ़ा जो उसके चेयरमैन है, इसे बात आप याद रखना,
खैर मुझे भी इतना याद रखना पड़ता है आपके लिए। और ऊपर से अगर फिर से इस 3.0 के मैंने बारे में मैंने आपको बताया ही। इस 3.0 क्या है, तो 1.0 तो एनपीए हो गया, 2.0 में कुछ और रिफॉर्म्स ऐड किए गए 6 थीम। इस 3.0 जो है एक कम्प्रिहेंसिव एजेंडा के तहत लाया गया है, जो कि स्मार्ट और टेक इनेबल्ड बैंकिंग पे फोकस्ड होगा। जैसे कि कल हमने देखा था सिंगापुर हेडक्वार्टर डीबीएस बैंक को, यह पूरा डिजिटल सेवी है, टेक सेवी बैंक है, तो इसी के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक, और इसी के कारण जो भारत के बैंक है, इसी योजना के अंतर्गत एक ई शिशु मुद्रा ऐप भी लॉन्च किया गया था। ई शिशु, इसे बताते हैं, साफ साफ रहेगा, ई शिशु मुद्रा। दोस्तों मैं इतनी सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको बताएं। अगर इससे अच्छा कंटेंट कहीं उनको मिल रहा है तो मुझे भी बताएं, मैं भी ज़रा देखूंगा। तो ई शिशु मुद्रा ये ऐप बनाया गया था, और दिस ऐप बेस्ड, यह बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि इंस्टेंट लेंडिंग हो सके, 50,000 रुपये तक का वर्किंग कैपिटल को इंस्टेंटली मीन्स सैंक्शन किया जा सके। तो ऐसी चीज़ें इस 3.0 में आएगा। ठीक है दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग हो गई वगैरह वगैरह। तो इतना काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं आगे। और टॉप 3 बैंक जो थे, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और ओबीसी थे। तो आप यह याद रखना इन सारी चीज़ों को। और हर एक थीम के अंतर्गत जो 6 थीम थे, हर एक बैंक को कैटेगराइज किया गया, उनको अवार्ड भी दिया गया। आप देख रहे हो, तो आप यह रैंकिंग भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी बातें। ठीक है, तो आप यह जरूर याद रखना कि ईज एजेंडा जो है इज एम्ड एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। और क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग का आपने एक्रोनिम देख ही लिया। ठीक, तो ईज क्या है, एक तरह से आपको फिर से याद दिला दूं, तो इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बिजनेस रिफॉर्म इंडेक्स। ठीक, जनवरी 2000, यह एजेंडा 2018 में रिलीज हुआ था, जनवरी 2018 में भारत सरकार के द्वारा पीएसबीएस के लिए। और इसको कमीशन करता है वही भारत का आईबीए, जिसके किरण राय जी चेयरमैन बने हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और इन सारी बातों को आखिर ऑथर कौन करता है, तो वह करता है बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक यह बुक है द फिक्सर, इसको लिखा किसने है, तो सुमन दुबे ने। ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है, बस सुमन दुबे द फिक्सर के लेखक हैं। और अल्फा कोंडे प्रेसिडेंट बन गए हैं, कहाँ के बने हैं, तो गुयाना के। गुयाना अफ्रीकन कंट्री है, और उसका कैपिटल है कोनाक्री, और करेंसी है फ्रैंक। तो मैंने आपको ज़्यादा लोड दिया नहीं। बढ़ते हैं आगे, याद रखना आप इन सारी बातों को। फिर से आते हैं मालाबार एक्सरसाइज पे। तो मालाबार एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हो रहा है, तो ये 4 देश कौन कौन है, तो भारत है, यूएस है, जापान है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। कारण कि ये लोग चाहते हैं इंडिया पैसिफिक रीजन सेफ रहे। तो 2 चरणों में मालाबार होने वाला है। एक तो अभी चला, खत्म हो गया, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, बे ऑफ बंगाल में हुआ, और दूसरा होगा अरबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी आप याद रखना। बे ऑफ बंगाल में भी शायद अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो विशाखापत्तनम में हुआ। विशाखापत्तनम किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए इसका आंसर बताइए कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका आंसर फटाफट बताइए, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज बता दी। दोस्तों 2006 में यह बैंक बना था, काफ़ी नया बैंक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, ABCD क्या होगा। अगर इसके बारे में आपको बताऊं, तो आरबीआई किसी बैंक को अगर लाइसेंस देता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 22 के अंतर्गत देता है। आप याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, उसके अंदर काफ़ी सारे सेक्शन बना है। तो सेक्शन 22 के अंदर किसी नए बैंक को लाइसेंस देता है। तो यह बैंक जो है वह 2006 में बना था। यह इसके जो बैंक बनाने वाले थे, यह थे, पहले धंधा करते थे कंस्ट्रक्शन में, जनाधार कंस्ट्रक्शन। उसके बाद उन्हीं को यह मिला टेंडर, तो फिर उन्होंने बैंक खोल दिया। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, बाकी बैंकिंग फाइनेंस के भी आप मीन्स छोटे छोटे बैंकों के आप हेडक्वार्टर रट ले। उज्जीवन का बेंगलोर है, आप खुद से इसको पढ़ के रट ले, थोड़ा मैं भी अपने आप को आराम दूँ। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उज्जीवन का बेंगलोर में है, जनलक्ष्मी जो कि जन बैंक है, इसका बेंगलोर है। इक्विटास का चेन्नई में है। अच्छा, इक्विटास का भी IPO आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
आप इन सबको पढ़े, मैं फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये एयू कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर बैंगलोर, ईसैफ चेन्नई थ्रिसूर, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, सूर्योदय नवी मुंबई, उत्कर्ष उड़ी वाराणसी, इन सबको आप याद करिए। एक बार इन सबको आप नज़र डाल लें। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक एग्ज़ाम में लगभग 2-3 इस तरह के सवाल पूछ ही दिए जाते हैं कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने पढ़ लिया। अभी इक्विटास फाइनेंस बैंक है, उसने अपना आईपीओ लाया था और इक्विटास का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ज़रूर याद रखना। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप उसको भी याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन हुआ, बोस्टन में, यह वर्चुअली हुआ। तो इसमें काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए। जो मुख्यतः अवार्ड है, एक तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि ओम पुरी जी को मिला, फिर है फाउंडर्स अवार्ड जो कि एक सेफ है भारत के विकास खन्ना, उनको मिला पैंडेमिक में लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए। बाकी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कांथी को मिला, डायरेक्टर का अवार्ड मिला कुश गुप्ता को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विक्टर बनर्जी को, डॉक्यूमेंट्री डेहलाइट। और उसी तरह आप इस स्लाइड को एक बार फिर से देख लें। दोस्तों एक लक्ष्मी विलास बैंक भी काफ़ी न्यूज में है, तो आप उसको याद रखना कि उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, लक्ष्मी विलास बैंक का, जो मैंने पिछले में बताया। तो चूंकि न्यूज में है तो आप इसको याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो पहला आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी रिलीज करता है यह रिपोर्ट जिसका नाम है ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़। तो आप यह बता दो कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और यह क्वेश्चन भी एसबीआई में पूछा गया था। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। यूएनडीपी काफ़ी सारे रिपोर्ट रेज करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी इन्हीं का है, जिसमें 17 गोल है। ठीक है दोस्तों, तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर जो है वह न्यूयॉर्क में है। ठीक, और जो एसडीजी का ग्लोबल टारगेट है वह 2030 है, आप इसको भी याद रखना। वहीं के आरबीआई और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में है कि आरबीआई फिक्स्ड द मिनिमम नेट ऑन्ड फंड साइज फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है 25 करोड़। तो आप इसको याद रखना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए एलटीवी रेशियो, मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो नॉट एक्सीडिंग 75% फॉर लोन्स ग्रांटेड अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो वही होता है कि आप जितना ज्वेलरी दोगे उसके बदले में कितना परसेंट आपको पैसे के रूप में लोन के रूप में मिल सकता है। तो 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये दो डेटा याद रखना, 25 करोड़ रुपये और 75% एलटीवी। फिर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो यह कहाँ पे है, देहरादून में है। और यह न्यूज में क्यों क्यों है, क्योंकि यह राज्य का पहला एंट्री बन गया है किसमें, तो रामासार कन्वेंशन में। उत्तराखंड इसका आंसर है। फिर आते हैं इंडसइंड के बैंक के ऊपर। इंडसइंड बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। तो आरबीआई का कोई फ्रेमवर्क है, डबल है, अकाउंट एग्रीगेटर, उसमें यह पहला बैंक बन गया है। वहीं पे बात चल रही है कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक के बीच में इन दोनों का मर्जर होगा। मीन्स कोटक बैंक बेसिकली इंडसइंड को एक्वायर करेगा। फिर है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू ऑपरेशनलाइज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, यह सवाल आप याद रखना। फिर है कि नेवी वॉरशिप आईएनएस कोरा फायर्स एंटी शिप मिसाइल एट मैक्सिमम रेंज हिट्स टारगेट विद एक्यूरेसी। तो आईएनएस कोरा कहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई, तो बे ऑफ बंगाल में।
फिर क्या है कि सोफिया, नासा सोफिया टेलीस्कोप हैज़ कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सोफिया के फुल फॉर्म में एस जो है स्ट्रेटोस्फेरिक है ऑब्जर्वेशन, और सोफिया बेसिकली एक तरह से बुल्गारिया का कैपिटल भी है, तो याद रखना कि बुल्गारिया कैपिटल भी सोफिया ही है। वहीं पे आईआईटी खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी 4.0 के लिए गठबंधन किया है। दोस्तों कल हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हरियाणा में एनीमिया ख़त्म हो गया है, एनीमिया मुक्त। वहीं रुचिर शर्मा की यह किताब द 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस, इनकी ऑटोबायोग्राफी एक आई है। इनके सिंह बिहार के रहने वाले थे, और भारत में जो डोमेस्टिक जितने टूरिस्ट आए वह यूपी में ज़्यादा थे, और जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा आए वो तमिलनाडु में आए। मीन्स डोमेस्टिक टूरिस्ट तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा घूमे, लेकिन फॉरेन लोग जो हैं वो तमिलनाडु में आए, क्योंकि आप ऐसे भी याद कर सकते हो तमिलनाडु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा है, 4-5 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन फाइंड मी एट hi@litmo.in। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और एग्ज़ाम की तैयारी जमकर करते रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और कम्युनिटी ग्रो करेगा, तो आपको भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी।